we are going to start the chapter 19, beginning of freedom struggle. Okay. The revolt of 1857 did not produce the expected results, but it succeeded in sowing the seeds of nationalism in India. 1857 की जब लड़ाई हुई थी तो उस समय जो इंडियन सोल्जर्स थे वो उस लड़ाई में हार गए, वो सफल नहीं हो पाए और उसके रिजल्ट्स इतने फ्रूटफुल भी नहीं थे. बट इट यूनाइटेड ऑल द इंडियंस. पर इस रिवोल्ट ने जितने भी इंडियंस थे उनको यूनाइट किया और उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागी. इट गेव एन इंस्पिरेशन टू द पीपल टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद लोगों के अंदर इसने लोगों को इंस्पायर किया, उसने लोगों को मोटिवेट किया कि सभी लोग साथ में मिल कर के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ें. Some intelligent leaders realized that only a united effort could put an end to the British rule in India. जो कुछ इंटेलिजेंट लीडर्स थे, ग्रेट लीडर्स थे, जो कुछ हमारे नेता थे, उन्हें ये बात समझ में आ गई कि जब जितने भी इंडियंस हैं, जब सब इकट्ठा होंगे, सब यूनाइट होंगे, सब एक साथ लड़ेंगे, तब जाकर के हमारा भारत वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो पाएगा. They also realized that there were many social evils prevalent in the society. उन्हें ये भी पता चला कि हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां भी हैं. They made efforts to remove the backwardness of the Indian society. हमारे कुछ लीडर्स ने हमारे समाज में जो बुराइयां थी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई. This period of intellectual awakening is called the Indian Renaissance. ये जो पीरियड था इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का, जिसमें कि जितने भी लीडर्स थे वो हमारे इंडियन सोसाइटी से, हमारे समाज से सभी बुराइयों को, कुरीतियों को हटाना चाहते थे, सभी सोशल इवल्स को हटाना चाहते थे. ये जो पीरियड था अवेकनिंग का, इस पीरियड को कहा जाता है इंडियन रेनेसां. There were many social evils like the sati, child marriage, caste system, killing of female infants and नो रीमैरिज ऑफ वीडोज़. हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कि सती सिस्टम में क्या होता था कि जो वीडो होती थी, यानी कि अगर कोई औरत है और अगर उसका हस्बैंड अगर डेथ कर जाता है तो हस्बैंड के साथ वाइफ को भी ज़िंदा जला दिया जाता था. देन चाइल्ड मैरिज, बहुत छोटी उम्र में बच्चों की शादी करा दी जाती थी. कास्ट सिस्टम मतलब जाति भेद, अगर जो कोई बड़ी जाति का है, कोई नीची जाति का है, ये सब में भेदभाव करना. किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट्स, जब बच्चे पैदा होते थे तो अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो उसे मार दिया जाता था. एंड नो रीमैरिज ऑफ वीडोज़. और उसके बाद अगर कोई लेडी है, बहुत कम एज में कोई वीडो हो गई है, विधवा हो गई है, तो फिर उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसे सताया जाता था. उसके लिए बहुत सारे तरह के रूल्स बनाए जाते थे, उसको चैन से रहने नहीं दिया जाता था. और फिर उसको शादी करना भी अलाउ नहीं होता था. कोई अगर औरत है बहुत कम एज में, अगर वो वीडो हो गई है, विधवा हो गई है, तो फिर दोबारा उसकी शादी नहीं कराई जाती थी. सती वॉज अ सोशल कस्टम इन विच द वाइफ वॉज फोर्स्ड टू डाई बाय बर्निंग हरसेल्फ इन द फ्यूनरल पायर ऑफ अ डेड हस्बैंड. सती सिस्टम जो था उसमें अगर कोई औरत है, अगर उसका पति अगर मर जाता है तो पति के साथ ही औरत को भी उस चिता में, पत्नी को भी, जो उसकी वाइफ है, वाइफ को भी उस चिता में हस्बैंड जो चिता जलती है उसी में उनको ज़िंदा जला दिया जाता था. द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स हु वर्कड अगेंस्ट सच इविल प्रैक्टिसेस वर राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान एंड श्री नारायण गुरु. ओके. तो जो सबसे फेमस जो सोशल वर्कर्स थे जिन्होंने इन इविल प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनमें से राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, श्री नारायण गुरु, ये कुछ फेमस लीडर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स है. ये एक्चुअली सोशल रिफॉर्मर्स है जिन्होंने हमारी इंडियन सोसाइटी से इन इविल प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी. These reformers imparted education and formed associations and institutions to spread their message. ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, इन्होंने लोगों को प्रमोट किया कि वो पढ़े लिखे और जीवन में आगे बढ़ें. एंड फॉर्म्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस टू स्प्रेड देयर मैसेज. और इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए, बहुत सारी संस्थाएं खोली ताकि ये अपने मैसेज को, अपनी बात को लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके.
और इन्होंने लोगों को एनकरेज किया, उन्होंने लोगों को ये बात समझाई कि हमारे लिए पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। इंडियंस ऑल्सो स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, इंडियंस जो थे उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू कर दिया। मैनी इंडियंस ड्रू द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टूवर्ड्स देयर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का भी ध्यान खींचा अपनी ओर कि उनके लायक कि उनके सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है और उन्हें क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है। ये सब प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का भी ध्यान खींचा अपनी ओर, ताकि ब्रिटिशर्स भी उनकी कुछ उसका कोई रास्ता निकाल पाए, कोई सोल्यूशन निकाल पाए। बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये कैसे बना? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पार्टी की उन्होंने मतलब खोज की थी 1885 मीन्स उन्होंने ये इस पार्टी को एस्टैब्लिश किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एक्चुअली फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम इन 1885 एंड ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर। A.O. ह्यूम जो थे वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, सिविल सर्विस ऑफिसर थे। With the birth of the Indian National Congress, India's freedom struggle got a new dimension. Okay, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन गया तो फिर जो उस समय जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी उसे एक नई दिशा मिली। They got a new direction to it. The initial aim of this organization was to draw the attention of the British towards the problems and difficulties of the Indians. इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये काम था कि हमारे इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स थी और हमारी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ थी उस तरफ ब्रिटिशर्स का ध्यान अपनी ओर खींचना, ये एम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। हाउएवर लेटर इट बिगैन डिमांडिंग स्वराज, लेकिन फिर धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही फिर स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस की इन्होंने मांग उठाई। द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC वॉज हेल्ड एट बॉम्बे मुंबई ऑन 28 दिसंबर 1885। जो सबसे पहला मीटिंग हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज W.C. बैनर्जी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी। द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द INC वे W.C. बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले एक्सेट्रा। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ओके, दीज वर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेटर सम डिफरेंसेस अकर्ड इन द INC, फिर तो कुछ उनके पार्टी में या कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। ओके, सम लीडर्स बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ पेशेंस एंड परसुएशन, कुछ लीडर्स ऐसे थे जो पेशेंस यानी कि मतलब धीरे धीरे मतलब वो चुपचाप धीरे धीरे वेट करना चाहते थे कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो कुछ लीडर्स ऐसे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ये कहते थे कि हमें पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर और हमें पेशेंट होकर के रुक करके हमें देखना चाहिए कि आगे क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई काम करना चाहिए। ओके, दे इंक्लूडेड गोपाल कृष्ण गोखले, W.C. बैनर्जी, S.N. बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता एक्सेट्रा। ओके, सो these were also the important leaders of Indian National Congress and they believed in the policy of patience and persuasion. They came to be known as the moderates. इन्हें moderates कहा जाता था। ये कहते थे कि मतलब हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें लड़ाई मारपीट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें शांत रह करके और हमें रुक करके हमें देखना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, हमें थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि आगे ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कोई डिसीजन लेंगे। सो दीज वर नोन एज द मॉडरेट्स। ऑन द अदर हैंड लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड नाला लाजपत राय डिमांडेड स्ट्रॉन्गर मेजर्स। दूसरी तरफ कुछ लीडर्स थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, ये चाहते थे कि कोई कड़ा कदम उठाया जाए, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। ये तीनों लीडर्स जो थे ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर्स थे और ये लीडर्स जो थे ये चाहते थे कि कोई स्ट्रॉन्ग मेजर, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाए
और इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। दे डिड नॉट बिलीव इन द बेगिंग पॉलिसी ऑफ द मॉडरेट्स। ओके, वो ये नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ रोए, ब्रिटिशर्स के सामने जा कर के हम रोए और गिड़गिड़ाएं। जबकि जो मॉडरेट्स थे वो ये कहते थे कि हमें ब्रिटिशर्स को मनाना चाहिए, हमें रुक करके देखना चाहिए, हमें वायलेंस नहीं होना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए कि आगे वो क्या करते हैं। लेकिन जो लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और इनका कहना था कि हमें ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, ब्रिटिशर्स के सामने जा कर के हमें रोना गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी चाहिए। दे वॉन्टेड फ्रीडम थ्रू स्ट्रगल, ये चाहते थे कि हम लड़ाई करके और हम आज़ादी पाएंगे। दे वर रेडी टू गो फॉर द एक्सट्रीम मीन्स ऑफ प्रेशर, वो हर तरह के प्रेशर से गुजरने के लिए तैयार थे। वो ये चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे और आज़ादी के लिए लड़ करके हम आज़ादी पाएंगे। दस दे केम टू बी नोन एज द एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग मेजर चाहते थे, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल हो ब्रिटिशर्स के लिए, और ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ करके चले जाएँ। तो इसी वजह से उनके इस पॉलिसी की वजह से उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वर नोन एज लाल बाल पाल, उन्हें लाल बाल पाल कहा जाता था और ये तीनों ही बहुत ही फेमस लीडर्स थे। तिलक डिक्लेयर्ड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक ने ये कोट दिया था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे वो मिलकर ही और मैं वो लेकर ही रहूँगा। थ्रू द न्यूज़पेपर्स केसरी एंड मराठा ही रोट आर्टिकल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उस समय जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे, केसरी और मराठा, उन न्यूज़पेपर्स में वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल्स लिख कर पब्लिश किया करते थे। नेक्स्ट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ग्रेजुअली बिकेम अ स्ट्रॉन्ग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो धीरे धीरे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन गया। द ब्रिटिश वर अलार्म्ड बाय इट्स ग्रोथ एंड वांटेड टू सप्रेस इट। जो ब्रिटिशर्स थे, अब उन्हें डर लगने लगा कि अगर ये इंडियन लीडर्स इतने पावरफुल हो गए तो फिर उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इन लीडर्स को, हमारे सोशल रिफॉर्मर्स को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, वो अब उनकी आवाज़ को दबाना चाहते थे, अब वो उन्हें रोकना चाहते थे। दे एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड एम्ड एट डिवाइडिंग द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। अब इन अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़ किया और उन्होंने ये डिसाइड किया, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने ये डिसाइड किया कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को रिलीजन के बेसिस पे इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। ओके, इन दोज डेज बंगाल वॉज द सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। उस समय वेस्ट बंगाल जो है, इन जो भी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जो भी इतने सारे जो लड़ाई होती थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इतना कुछ किया जाता था, उसका मेन सेंटर जो है वो वेस्ट बंगाल था। In order to weaken the nationalism, the British decided to divide Bengal into East Bengal and West Bengal. क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो उस समय कोलकाता जो है वो कैपिटल हुआ करता था इंडिया का। दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में थे तो कलकत्ता जो है वो इंडिया का कैपिटल हुआ करता था और कलकत्ता में ही सभी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ और जितने फ्रीडम फाइटर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, ज़्यादातर सब कलकत्ता से बिलोंग करते थे और कलकत्ता में ही ये सारी एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल को डिवाइड बंगाल को उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने बंगाल को ईस्ट बंगाल, जो कि अभी आपका बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल, उन्होंने बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल हैड अ हिंदू मेजॉरिटी वेल ईस्ट बंगाल वाज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स। अब इसमें इन्होंने क्या किया, जो वेस्ट बंगाल में जो लोग रहने लगे वो हिंदू थे ज़्यादातर मेजॉरिटी, और जो ईस्ट बंगाल में जो ईस्ट बंगाल में थे उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते थे। In 1905, Indians realized that the partition was aimed at dividing the people in the name of religion. Thus, they opposed this decision. 1905 में इंडियंस को उन्हें ये चीज़ पता चला, उन्हें ये मालूम हुआ, उन्हें ये चीज़ पता चली कि
कि बंगाल को इसलिए डिवाइड किया गया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, ताकि हिंदूज़ और मुस्लिम्स इन दोनों को डिवाइड किया जा सके। तो हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करने के लिए ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, और तब जाकर के सभी इंडियंस ने इस डिसीजन के खिलाफ आवाज़ उठाई। नेक्स्ट इज योर स्वदेशी मूवमेंट। द इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन अ कलेक्टिव वे। सभी इंडियंस मिलकर साथ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, उन्होंने आंदोलन शुरू की। दे केम आउट विद द आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स। उस समय जितने भी इंडियन लीडर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया, और जितने भी इंडियंस थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ब्रिटिश की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो चीज़ें ब्रिटिश के कंपनीज़ में मैन्युफैक्चर हुआ करती हैं, तो उन चीज़ों को हम बॉयकॉट कर देंगे, उन चीज़ों को हम नहीं खरीदेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। दे नेम्ड इट एट स्वदेशी मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का नाम रखा गया स्वदेशी मूवमेंट। इट मेंट दैट इंडियंस शुड यूज़ ओनली दोज गुड्स विच आर मेड इन इंडिया। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये था कि इंडियंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कि इंडिया में बनती हैं। ब्रिटिश क्लॉथ्स एंड गुड्स वर बर्न इन हीप्स। ब्रिटिश के अंग्रेज़ों के जो कपड़े होते, मीन्स ब्रिटिश कंपनी में जो कपड़े मैन्युफैक्चर होते थे, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी, उनको बिल्कुल एक जगह इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी जाती थी, उन्हें जला दिया जाता था। इवन स्टूडेंट्स एंड वीमेन जॉइंड द प्रोसेशंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। सिर्फ कॉमन पीपल ही नहीं, जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते थे, जो औरतें होती थी, उन्होंने भी इस फ्रीडम स्ट्रगल में जो है साथ दिया इंडियन सोल्जर्स का, और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइंड इन बंगाल। बंगाल में बिजनेस जो है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हो गई। फाइनली द ब्रिटिश कॉल्ड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ अ कलेक्टिव एफर्ट। ओके, फिर 1911 में जा कर के ब्रिटिशर्स ने बंगाल को पार्टीशन करने का जो उनका डिसीजन था, उन्हें इस डिसीजन को रोकना पड़ा। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ अ कलेक्टिव एफर्ट। तो उस समय तो ये डिसीजन टल गया। ओके, नेक्स्ट इज द रेवोल्यूशनरीज। द पीपल हु बिलीव्ड दैट वायलेंस इज रिक्वायर्ड टू फाइट विद वायलेंस वर कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज। मीन्स ऐसे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे ऐसे लीडर्स जो ये सोचते थे, जिनका ये मानना था कि कि अगर वो हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ लड़ाई करेंगे और हम आज़ादी हासिल करेंगे। तो इस तरह की सोच रखने वाले जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें रेवोल्यूशनरीज़ कहा जाता था। सो सम ऑफ द फेमस रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया आर खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, जतिन दास वर सम ऑफ द रेवोल्यूशनरीज़। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज़ के नाम हैं खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, जतिन दास एक्सेट्रा। ये ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि अगर वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ बुरा करेंगे, अगर वो लड़ाई करना चाहते हैं तो ठीक है, हम भी लड़ाई करके और अपनी आज़ादी हम पा करके रहेंगे। ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एक्सेट्रा ट्राइड टू रिमूव द सोशल इवल्स फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। ये हमारे सोसाइटी में जो भी बुराइयां थीं, इनको वो हटाना चाहते थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में ये पार्टी बनी थी। लेटर टू ग्रुप्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इमर्स्ड इन द INC। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही दो तरह के लीडर्स थे। एक लीडर्स ऐसे थे जो ये कहते थे कि नहीं, हमें चुपचाप सब कुछ सहना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए कि आगे क्या होता है, और कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनका ये मानना था कि हमें ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी चाहिए। ओके, तो जो लीडर्स ऐसे थे जो कहते थे कि हमें पेशेंस होना चाहिए, हमें थोड़ा सा ब्रिटिशर्स को मनाना चाहिए और हमें चुपचाप हमें बैठ करके देखना चाहिए कि क्या होता है आगे, इस तरह की थॉट रखने वाले जो लीडर्स थे उन्हें मॉडरेट्स कहा जाता था। और जो लीडर्स ऐसे थे जो ये मानते थे कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, तो इस तरह की सोच रखने वाले लीडर्स को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। ओके, द ब्रिटिश एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने जो है जब देखा कि जितने भी इंडियंस हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, वो यूनाइट हो गए हैं, तो इस यूनिटी को
कम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़ किया, जिसमें कि वो बंगाल को डिवाइड करना चाहते थे मुस्लिम और पाकिस्तान, मतलब रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, ताकि जो मुस्लिम्स हैं वो ईस्ट बंगाल चले जाए, जो हिंदूज़ हैं वो वेस्ट बंगाल में रह जाए। तो रिलीजन के बेस्ड पे वो बंगाल को डिवाइड करना चाहते थे। दो बंगाल वॉज पार्टीशनड, सून इट वॉज यूनाइटेड अगेन ड्यू टू प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन। तो बंगाल को जो है पार्टीशन किया गया 1905 में, लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई और फिर इस पार्टीशन को हटाना पड़ा और फिर से बंगाल यूनाइटेड हो गया 1911 में। ओके, so read this chapter. Okay, go through the chapter and read the chapter carefully to understand it more properly.